नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। देश में आज एक नया हंगामा शुरू हो गया। अभी तक विपक्ष सरकार पर ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल उठा रहा था। जब इस सवाल का सरकार ने भरे सदन में जवाब दे दिया तो यही विपक्ष अब ट्रंप के टैरिफ ऐलान को लेकर फिर से सवाल कर रहा है। इसके पीछे का कारण भी आपको बताएंगे और साथ ही ट्रंप ने किस तिलमिलाहट में भारत पर टैरिफ लगाया ये भी आपको बताएंगे। मोदी कैबिनेट ने आज कौन से 6 बड़े फैसले लिए हैं, इनसे किसको फायदा पहुंचेगा ये भी आपको बताएंगे। यूपी से भी कई बड़ी खबरें हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से समझने के लिए अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहेगा। आज शुरुआत करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर से जो विपक्ष के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? मोदी की सरकार का एक और बड़ी असफलता। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदल देना चाहिए। ये हमारे देश का वो विपक्ष है जो कुछ दिनों पहले तक मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि ये सरकार ट्रंप के आगे झुक गई है और पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर दिया है। लेकिन जब खुद पीएम मोदी ने सदन में ये बात क्लियर कर दी कि किसी तीसरे नेता के कहने पर कोई सीज फायर नहीं हुआ। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में खुले शब्दों में बोल दिया कि ट्रंप से पीएम मोदी की कोई बात नहीं हुई। मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नहीं। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन बयानों से एकदम साफ कर दिया था कि ट्रंप जो बयानबाजी कर रहे थे वो महज हवाबाजी ही थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर किसी तीसरे देश के कहने पर नहीं किया, पर विपक्ष की सियासत इस पर बंद नहीं हुई। अब विडंबना देखिए कि जब मोदी सरकार ट्रंप की शर्तों पर ट्रेड डील नहीं कर रही, यानी मोदी सरकार ट्रंप के आगे नहीं झुकी, तो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। तो अब यही विपक्ष के नेता सरकार पर फिर से सवाल खड़ा कर रहे हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? तो कंफ्यूजन है आपको। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहा है। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ये वही विपक्ष है जो पहले ये बोल रहा था कि ट्रंप जब सीज फायर की बात बार बार बोल रहे हैं तो पीएम मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब जब पीएम मोदी ने ये बात सदन में सबके सामने बोल दी तो अब यही विपक्ष सरकार से ट्रंप के साथ दोस्ती का हिसाब मांग रहा है। मतलब विपक्ष या तो कंफ्यूज हो गया है कि उसे विरोध किस चीज का करना है, या फिर उसने तय कर लिया है कि विरोध हर उस चीज का करना है जिसमें सरकार की छवि खराब हो। ट्रंप ने दूसरे देशों के ऊपर भारत से पहले ही टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी देश के विपक्ष ने ट्रंप के समर्थन में नहीं बोला। फिर हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप ने अच्छा काम किया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। राहुल गांधी इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को डेड क्यों कह रहे हैं। भारत ट्रंप की शर्तों के आगे नहीं झुका, क्या विपक्ष कोई रास नहीं आ रहा? क्या विपक्ष ये चाहता है कि भारत अमेरिका को अपने बाजार की चाबी दे दे, वो भी उनकी शर्तों पर? क्या विपक्ष की मंशा ही सरकार का हर बात पर विरोध करना ही हो गई है? इन सवालों के पीछे का कारण विपक्ष का वो विरोधी रवैया ही है जो हर बात पर सरकार पर सीधा सवाल ताक देता है, चाहे वो फैसला राष्ट्र हित में ही क्यों ना हो। लीडर अपोजिंग भारत LOB
राहुल गांधी जी, जिनका काम ही भारत को विरोध करना है। अब दुनिया भर से कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लग पड़ते हैं। राहुल जी, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 6.5% से ज्यादा की विकास दर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो डिजिटल पेमेंट्स है, उनमें सारे देशों को पछाड़कर आज दुनिया में एक तरफा भारत है। 48% डिजिटल पेमेंट भारत में। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। शायद यही बातें राहुल गांधी जी को नहीं पचती, क्योंकि उन्होंने लॉस्ट डेकेड देखा है, लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप कह सकते हैं डेड डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज था राहुल गांधी जी की भाषा में। जब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, ये यूपीए की सरकार में थे, सोनिया जी मनमोहन जी की सरकार में थे। भारत की अर्थव्यवस्था उथल पुथल थी। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम आता था, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और उस समय घोटाले पे घोटाला था। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि अपना एक दशक जो भारत को बर्बाद करने वाला था, जिसने भारत को डेड कर दिया था, पिछाड़ दिया था, उस पर राहुल गांधी जी टिप्पणी नहीं करते। जब भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो उसको डेड कहते हैं। अरे भाई, भारत विरोध बंद करो और भारत के विकास की चर्चा करो। जबकि ट्रंप का टैरिफ लगाना कोई नई बात नहीं है। ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ महीनों पहले लगा ही चुके हैं। विपक्ष जिस चीन का नाम लेता है, इस लिस्ट में चीन भी है, पाकिस्तान भी है। जबकि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अभी तक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के बाजार में मौका अपने फायदे के लिए देख रहे थे, जिस पर भारत नहीं माना। भारत ट्रंप के सामने नहीं झुका। हालांकि सरकार का कहना है कि नेगोशिएशंस पर अभी बातचीत चल रही है। ये जो टैरिफ वाला है, दुनिया के अलग अलग देशों से पिछले दिनों बात चलता रहा है। नई बात है नहीं, खबर आती रही थी कि इस देश पर इतना लगा दिया, उस देश पर ऐसे कर दिया। तो जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा देश के, वो काम सरकार करेगी। सरकार का बयान ही भी आया है, और खास करके जो हमारे किसान हैं और एमएसएमई सेक्टर है, उस दोनों में जो भी उनके इंटरेस्ट में होगा, उस इंटरेस्ट में सरकार काम करेगी। और सरकार का बयान भी आया है कि अभी नेगोशिएशन ऑन है और जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसका वो रास्ता निकालेगी। मुझे लगता है कि सरकार और मोदी जी सक्षम है। ट्रंप ने जो किया है वो उनका विचार है। हम जो करेंगे अपने देश हित को ध्यान में रख के, अपने डेयरी उद्योग, अपने कृषि उद्योग, अपने सूक्ष्म लघु उद्योग, इन सबको ध्यान में रख करके राष्ट्र हित में ही सरकार फैसला करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो न झुकता है न रुकता है, आंख में आंख डालकर बात करता है। ये बात जग जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ट्रंप का रवैया भारत के लिए बदला सा है। वो बार बार हर बयान में ट्रेड का ही जिक्र करते हैं, जो साफ बताता है कि इसमें वो अपना फायदा देख रहे हैं। इसलिए जब भारत ट्रंप की शर्तों पर नहीं माना, तो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता इस बात को समझ भी रहे हैं और देश का समर्थन कर रहे हैं। It is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. We'll have to see. विपक्ष के जो नेता भारत सरकार से टैरिफ पर सवाल कर रहे हैं, जो लोग टैरिफ को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शशि थरूर का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर देश को एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए, न कि सियासत कर अमेरिका जैसे देशों की खबरों का हेडलाइन बनाना चाहिए। अगली खबर भी ट्रंप के टैरिफ को लेकर ही है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो सियासत हो रही है, ये तो आपने देखा, लेकिन अब आखिर ट्रंप के इस फैसले से भारत के व्यापार पर क्या असर होगा और आखिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे की वजह क्या माना जा रहा है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखते हैं। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us
but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. जब आर्थिक फैसले कूटनीति का हथियार बन जाएं तो बात सिर्फ टैक्स की नहीं रह जाती, वहां से वैचारिक टकराव की शुरुआत होने लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी चेतावनी भी मानी जा रही है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है जो आत्मनिर्भर है और चुनौतियों को अवसर में बदलने की कुव्वत रखता है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अब 1 अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा। अब ट्रंप के इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये टैरिफ भारत के लिए कितना असरदार हो सकता है और इसका भारत के वैश्विक व्यापार में कितना प्रभाव पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अब 1 अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा। इस टैरिफ स्ट्राइक का भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर स्मार्टफोन, फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। रुपए पर दबाव बढ़ने और शेयर बाजार में अस्थिरता की आशंका है। हालांकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही है और अभी भी एक संतुलित व्यापार समझौते की उम्मीद कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक नया तनाव आ गया है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे का कारण भारत के उच्च टैरिफ और कृषि डेयरी बाजारों तक अमेरिकी पहुंच की मांग पर सहमति न बनना माना जा रहा है। इसके साथ ही रूस के साथ भारत के गहरे सैन्य और ऊर्जा संबंधों को भी ट्रंप की टैरिफ स्ट्राइक का बड़ा कारण माना जा रहा है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर भारत के उच्च टैरिफ और कठोर गैर मौद्रिक व्यापार बाधाओं और ब्रिक्स का हवाला दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका के इस फैसले से भारत के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आखिर अमेरिका ने ये फैसला लिया क्यों, इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक बेहतर पहुंच चाहता है, लेकिन भारत लाखों गरीबों किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौतों से दूर रखता रहा है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और एथेनॉल पर टैरिफ में कटौती भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिकी रियायती कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। भारत आयातित कृषि उत्पादों पर औसतन 39% MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका में ये 5% है और कुछ ड्यूटी 50% तक भी है। अमेरिका का मानना है कि सीमित टैरिफ कटौती और अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा वस्तुओं के आयात में वृद्धि के बावजूद भारत ने स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिए हैं। ट्रंप प्रशासन भारत के रूस के सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने को लेकर नाराज है। ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी बताते हुए भारत पर निशाना साधा है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है और रूस के साथ उसकी रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। ट्रंप के फैसले के बाद अब 1 अगस्त से भारत के किन प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ देना पड़ेगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 1 अगस्त से टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स पर जो अब तक 16 से 19% था, अब उस पर 31 से 34% टैरिफ लगेगा। टेलीकॉम पर जो अब तक 10% था, उस पर 25% टैरिफ लगेगा। जेम्स ज्वेलरी पर जो अब तक 15 से 23% था, उस पर 30 से 38% तक का टैरिफ लग सकता है। ऑयल गैस पर जो 15 से 23% था, उस पर 30 से 38% तक का टैरिफ। तो वहीं इसके साथ ही अमेरिका भारत द्वारा रूस के सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने से नाराज है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत तेल भी अमेरिका से ही खरीदे। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ही सारे हथियार खरीदे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अब हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच के व्यापार पर हुए चर्चा के टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फरवरी 2025 प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आई। 4 से 6 मार्च 2025
भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका का दौरा किया ताकि नीतिगत स्तर की बातचीत का आधार तैयार हो सके। 26 से 29 मार्च 2025 अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आया और डिजिटल व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों तक पहुंच पर तकनीकी बातचीत हुई। मार्च से जुलाई 2025 तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आमने सामने की 5 दौर की वार्ता हुई। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, शुरुआत में 26%। 9 अप्रैल 2025 इस ऐलान पर अमल के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई। 9 जुलाई 2025 डेडलाइन खत्म होने पर इसे 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। 30 जुलाई 2025 ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। साथ ही रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर जुर्माने का भी ऐलान किया। 25 अगस्त 2025 छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में होनी है। It will affect gem and jewelry industry, but the best part is the Indian government has done FTAs with UK, Australia and other countries also. So we have much more options available than the US only. So we are going to have more options of exporting to other countries. Definitely it is going to hurt in a big way because US was a very big market for the Indian gem and jewelry industry. So it will affect us, but it is not going to hamper us. भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सबसे बड़े उत्पादों में स्मार्टफोन है, जिसमें एप्पल आईफोन असेंबली भी शामिल है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को $24.1 बिलियन के स्मार्टफोन निर्यात किए थे। 25% टैरिफ से यह क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, जिसे भारत में असेंबल किए गए आईफोन्स महंगे हो जाएंगे। हालांकि ट्रंप की टैरिफ वॉर की चपेट में आने वाला भारत अकेला देश नहीं है, लेकिन 25% टैरिफ बिना द्विपक्षीय व्यापार समझौते के सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक माना जा रहा है। आपसी व्यापार 2024-25 $131.84 बिलियन का है। भारत से निर्यात 2024-25 में $86.51 बिलियन का है। फार्मा उत्पाद $8.1 बिलियन का है। टेलीकॉम उपकरण $6.5 बिलियन का है। हीरे कीमती पत्थर $5.3 बिलियन का है। पेट्रोलियम उत्पाद $4.1 बिलियन का है। रेडीमेड कपड़े $2.8 बिलियन का है। लोहा स्टील $2.7 बिलियन का। अमेरिका से निर्यात 2024-25 $45.33 बिलियन का है। व्यापार संतुलन $41.18 बिलियन का है, जो भारत के पक्ष में है। अमेरिका का 25% टैरिफ भारत के लिए एक आर्थिक चुनौती है, लेकिन ये वो देश हैं जिसने संकटों से ही रास्ते बनाए हैं। हर नकारात्मक कदम भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि नियत और नीति स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अगर अमेरिका टैरिफ की भाषा में बात कर रहा है तो भारत भी आर्थिक रणनीति, कूटनीति और आत्मनिर्भरता की भाषा में जवाब दे सकता है। फिलहाल अब देखना यह है कि व्यापार की टेबल पर भारत और अमेरिका के बीच के समझौते किस राह पर चलते हैं। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ लगाने से जहां भारत में विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा है, तो वहीं आज कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बड़े फैसले लेकर बता दिया है कि इस टैरिफ धमकी का कोई असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। इस कैबिनेट बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए, इस रिपोर्ट में समझिए। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। अगर उससे पहले के 20-30 साल 40 साल देखोगे, उससे ज्यादा इन 10 वर्षों में काम हुआ। पिछले 10 सालों में हुए जिन कामों की बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, उनको लेकर फैसले ज्यादातर इसी तरह की कैबिनेट बैठकों से लिए गए हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले और लिए गए हैं। इनमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं। वहीं 4 फैसले नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को सशक्त बनाने के लिए 6520 करोड़ की मंजूरी। इटारसी नागपुर चौथी रेलवे लाइन के लिए 5451 करोड़ रुपए। अलुबाड़ी रोड न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1786 करोड़। पति संभाजी नगर परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए 2179 करोड़ रुपए। डांगोआ पोसी जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1752 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मोदी कैबिनेट की हर बैठक में जितने भी फैसले लिए जाते हैं, इनमें किसानों का खास ध्यान रखा जाता है। इस कैबिनेट में भी जब ज्यादातर परियोजनाएं रेलवे से जुड़ी हैं, तब किसानों के लिए जो एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का कैपिटल बढ़ा दिया गया, इससे किसानों को भी फायदा होगा। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से।
जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं, 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइजर के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के लिए, व्हीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। मान्यवर श्री अमित शाह जी ने, गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। एनसीडीसी जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है। नेट एनपीए 0 है, नेट एनपीए 0 है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज की कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। 500 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की टोटल लैंडिंग हो पाएगी। फर्दर कैपिटल मोबिलाइज करेगा एनसीडीसी, और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल, 4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। एनसीडीसी के अलावा इस कैबिनेट में कृषि संपदा योजना का भी बजट बढ़ाया गया है। इसमें लैब और इंफ्रा सुविधा बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद पर भी सहमति जताई गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आय को दोगुना करना भी था। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इररेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नहीं खोली जाएंगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना इन राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। रेलवे के लिए गए इन फैसलों का काम उम्मीद है 2028 से 2029 तक पूरा हो जाएगा। इन रेलवे लाइनों पर कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन आसान हो जाएगा। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए जरूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियां इस सेक्शन से जाती है। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियां आती है और इधर मनमाड से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियां जाती है। ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, 3rd लाइन का काम चल रहा है और अभी ये 4th लाइन आज सैंक्शन हुई। गुरुवार को इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से सीधा देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। साथ ही रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा तो जाहिर है कि कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, जिससे व्यापार, आना जाना, ऐसी चीजें आसान होंगी। चलिए यहाँ रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर, भेरी पुलाव ट्राय करू, मस्त आहे।
कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आपको यूपी की आज की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश को आज अपना नया मुख्य सचिव मिल गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल को राज्य का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल को राज्य का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने मनोज कुमार सिंह की जगह ली है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। वे 37 साल की सेवा के बाद रिटायर हो चुके हैं। शशि प्रकाश गोयल अब तक कई अहम पदों पर अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दे चुके हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में उन्हें एक तेज तर्रार, अनुशासित और नीतिगत फैसलों में कुशल अधिकारी माना जाता है। कौन है एसपी गोयल, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। सीएम योगी ने एसपी गोयल को राज्य का मुख्य सचिव बनाया है। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर रहे हैं। सीएम योगी के शुरुआती कार्यकाल में ये सीएम कार्यालय के प्रमुख रहे हैं। एसपी गोयल सबसे पहले 1990 में इटावा के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बने। एसपी गोयल मेरठ, बहराइच और अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी रहे हैं। देवरिया, मथुरा, इटावा, प्रयागराज और अलीगढ़ के जिलाधिकारी भी रहे हैं। प्राथमिकताएं माननीय मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, औद्योगिक विकास, और मैं जो मुख्य सचिव महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जिस तीव्र गति से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी गति से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को तीव्र गति से लागू कर पाऊँ। और आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप सबके सहयोग से, पूरी ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से, फील्ड में तैनात अधिकारियों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम सभी योजनाओं को सफलता से क्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी गोयल को यह जिम्मेदारी ऐसे वक्त में सौंपी है जब प्रदेश विकास, निवेश और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब नई जिम्मेदारी के साथ शशि प्रकाश गोयल पर सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को गति देने की बड़ी चुनौती होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अगली खबर 17 साल पुराने मालेगांव बम विस्फोट मामले से जुड़ी है। दरअसल गुरुवार को एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इधर मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। ये जश्न महज एक फैसले का नहीं है,
ये आंसू महज खुशी के नहीं हैं। ये जश्न और ये आंसू दोनों ही दरअसल उस साजिश की नाकामी पर हैं जिस पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मोहर लगाई है। महाराष्ट्र का मालेगांव ब्लास्ट तो सबके जहन में ही होगा, फिर तो जहन में ये भी होगा कि कैसे अफरा तफरी में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को इसका आरोपी बनाया था। लेकिन 17 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए उस लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी। भगवान राम के समय में त्रेता युग था और ये कलयुग है, तो कलिकाल में समय तो अवश्य ज्यादा लगा, परंतु सच उस समय भी जीता था और सच इस समय भी जीता है। आज भी सत्य की ही जीत हुई है और साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए साध्वी जी की विजय हुई। साध्वी प्रज्ञा के साथ पुलिस हिरासत में हुई जातियों को बताते हुए उमा भारती भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मालेगांव मामले में 7 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी, कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित बरी, रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिरकर बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, समीर कुलकर्णी बरी, सुधाकर धर द्विवेदी बरी। इधर साध्वी प्रज्ञा समेत मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया, तो बीजेपी ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के तथाकथित भगवा आतंकवाद से जुड़े बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था। 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आप सबने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। तो चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते, चर्चा हुई है ना, और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। ये आज के वर्डिक्ट में साफ आया है। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। 29 सितंबर 2008 की वो तारीख जब महाराष्ट्र का मालेगांव रात 9:30 बजे धमाके की आवाज से दहल उठा था। धमाके में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मामले में इन 7 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहटी ने कहा कि जांच एजेंसी इनमें से किसी पर आरोप साबित नहीं कर पाई। बकौल जज लाहौटी ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था, ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। कोर्ट ने कहा कि कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स लाने का कोई सबूत नहीं, पत्थरबाजी किसने की इसका कोई सबूत नहीं, मुझे 17 साल तक अपमानित किया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये बयान है साध्वी प्रज्ञा का, जो मालेगांव ब्लास्ट केस में उनके बरी होने के बाद आया है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जश्न महज एक फैसले का नहीं है,
ये आंसू महज खुशी के नहीं हैं, ये जश्न और ये आंसू दोनों ही दरअसल उस साजिश की नाकामी पर हैं जिस पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मोहर लगाई है। महाराष्ट्र का मालेगांव ब्लास्ट तो सबके जहन में ही होगा, फिर तो जहन में ये भी होगा कि कैसे अफरा तफरी में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को इसका आरोपी बनाया था। लेकिन 17 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी। भगवान राम के समय में त्रेता युग था और ये कलयुग है, तो कलिकाल में समय तो अवश्य ज़्यादा लगा, परंतु सच उस समय भी जीता था और सच इस समय भी जीता है। आज भी सत्य की ही जीत हुई है और साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए साध्वी जी की विजय हुई। साध्वी प्रज्ञा के साथ पुलिस हिरासत में हुई जातियों को बताते हुए उमा भारती भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मालेगांव मामले में 7 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी, कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित बरी, रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिरकर बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, समीर कुलकर्णी बरी, सुधाकर धर द्विवेदी बरी। इधर साध्वी प्रज्ञा समेत मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया, तो बीजेपी ने तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम के तथाकथित भगवा आतंकवाद से जुड़े बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था। 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। तो चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते, चर्चा हुई है ना, और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। ये आज के वर्डिक्ट में साफ आया है। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। 29 सितंबर 2008 की वो तारीख जब महाराष्ट्र का मालेगांव रात 9:30 बजे धमाके की आवाज़ से दहल उठा था। धमाके में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। मामले में इन 7 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन 17 साल बाद आए फैसले में जज AK लाहटी ने कहा कि जांच एजेंसी इनमें से किसी पर आरोप साबित नहीं कर पाई। बकौल जज लाहौटी ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था, ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। कोर्ट ने कहा कि कर्नल पुरोहित द्वारा RDX लाने का कोई सबूत नहीं, पत्थरबाजी किसने की इसका कोई सबूत नहीं, मुझे 17 साल तक अपमानित किया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये बयान है साध्वी प्रज्ञा का, जो मालेगांव ब्लास्ट केस में उनके बरी होने के बाद आया है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत UPA सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था,
ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के फैसले का सत्यमेव जयते के उद्घोष से स्वागत किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर निशाने पर लिया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपोर्ट न पढ़ने का हवाला दिया तो यूपी बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, इसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे, उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। इतिहास में दुनिया में पहला धर्म एक ऐसा है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल हो गया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया, आज उनका जवाब दे उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया, उनको जवाब देना है। इस केस का फैसला बीते 8 मई को ही आने वाला था, लेकिन कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, लेकिन साल 2011 में इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई। मालेगांव ब्लास्ट में बरी सभी 7 आरोपियों पर क्या आरोप थे वो भी जान लीजिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर धमाके के लिए एक व्यक्ति देने की, कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित आरडीएक्स की व्यवस्था की, हथियार खरीदने में मदद की, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय प्लानिंग की बैठकों में शामिल रहे, अजय राहिरकर हथियार खरीदने के लिए दूसरों को पैसे दिए, सुधाकर धर द्विवेदी बम लगाने वालों से संपर्क करवाया, समीर कुलकर्णी प्रचार और लोगों को जोड़ने का काम करते थे, सुधाकर चतुर्वेदी इनके घर में बम बनाए गए थे। हालांकि उनके ऊपर लगे ये आरोप अदालत में साबित नहीं हो पाए। जज ए.के. लाहौटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कुछ आरोप अदालत ने खारिज कर दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए वो दोष सिद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफ़ी अंतर है। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर सड़क सुरक्षा को लेकर है। अब देश में पहली बार सड़क हादसे रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।
जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। अब आखिर कैसे काम करेगा ये प्रोजेक्ट, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अब यूपी की सड़कों पर सिर्फ कैमरे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजरें भी होंगी। देश में पहली बार सड़क हादसों को रोकने के लिए एआई की एंट्री हो चुकी है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है। यूपी की सड़कों पर अब दौड़ेगी ऐसी तकनीकी जो हादसे से पहले खतरे को भांप लेगी और रफ्तार को थाम लेगी। यूपी में शुरू हुए इस तकनीकी क्रांति के बारे में जानने के लिए डीडी न्यूज की संवाददाता सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां सड़क सुरक्षा निदेशक के सत्यनारायण से खास बातचीत हुई। पायलट प्रोजेक्ट को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा? हम लोग जो है फिर पूरा उत्तर प्रदेश में 18 शहर ऐसा है जिसमें ITMS का व्यवस्था की गई है। ये ITMS में जो है स्मार्ट कैमरा सब जो है लगी हुई है, CC कैमरा, और जो ये रेड लाइट वायलेशन और बिना हेलमेट का और जो ट्रैफिक वायलेशंस का जो है ये एक इनबिल्ट कैमरा के माध्यम से ये आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सभी ये कैमरा के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान सिस्टम है। ये सभी सिटीज़ में, 18 सिटीज़ में ये ऑटोमेटिक चालान सिस्टम है। इसके अलावा भी हम लोग जो है NHAI और बाकी जो यूपीडा और जो एक्सप्रेसवे का जो अथॉरिटीज़ है उन सब से संपर्क करके हाई एक्सप्रेसवे पर भी ये AI भी इनबिल्ट कैमरास जो है वो लगाया जा रहा है। अब सड़क पर ना तो ट्रैफिक पुलिस की सीटी चलेगी, ना ही कैमरे की लेंस से कोई बच पाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद इसे यूपी में शुरू कर दिया गया है, जो फिलहाल यूपी के 18 शहरों को कवर करेगा। 6 सप्ताह तक ये जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी। कौन से जो शहर हैं सबसे पहले वहाँ पर इसका परीक्षण होगा सर? ये परीक्षण तो हम लोग जो है पूरा प्रदेश का ये 18 जनपद का जो है 18 सिटीज़ का जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो है हम लोग कहाँ कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहा है उन सब ब्लैक स्पॉट्स को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स पर हम लोग जो है पूरा एनफोर्समेंट का कार्रवाई और सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई करके हम इसको जो है आगे लेके चल रहे हैं। भारत में सड़क हादसे हर साल लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ये वो कारण हैं जो हर दिन सैकड़ों परिवारों को उजाड़ देते हैं। लेकिन अब इस डरावनी तस्वीर को बदलने के लिए यूपी में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सड़क हादसों को रोका जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री महोदय का आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का संयुक्त रूप से एक अभियान भी चल रहा है। एक शासनादेश भी जारी हुआ इसमें। एक जहां सड़क हादसा हो गई जिसमें 3 और 3 से अधिक लोगों का मृत्यु हुआ, उस पर जो है एक RTO और एक डिप्टी SP और एक मजिस्ट्रेट, ये 3 लोगों का टीम जाके उस सड़क दुर्घटना के गहराइयों तक जांच करेंगे। इस जांच के संबंध में शासन का आदेश भी प्रचलित है। इसको हम लोग रेगुलर रिपोर्ट्स भी मंगवाए जा रहे हैं और जो हर जनपद में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के आदेश से सड़क सुरक्षा समिति गठित हुआ है। हर सड़क सुरक्षा समिति में का अध्यक्ष जो है उस जिले का, जनपद का जिलाधिकारी है, DM है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़कों पर AI बेस्ड स्मार्ट कैमरे, सेंसर और एल्गोरिदम लगाए जाएंगे जो ट्रैफिक की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे। ये सिस्टम स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले वाहनों को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। रेड लाइट, जंपिंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जैसे नियम तोड़ने पर तुरंत अलर्ट और चालान जारी करेगा। ये हम लोग AI के माध्यम से भी एक पब्लिक तक पहुंचने का एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं और उनका रोड साइनेजेस और रोड का जो सिग्नल्स है वो सारे चीज़ों से उनको अवगत कराया जा रहा है। और इनका जो जितने ये ट्रैफिक डायरेक्टरेट की तरफ से जो अभियान चल रहा है उन सबको जो है AI के माध्यम से इन तक पहुंचेंगे। क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हमारा जो है इस समय ट्विटर में जो फॉलोअर्स है ट्रैफिक डायरेक्टरेट का 4.5 लाख का फॉलोअर्स है। इन सब का जो है ट्विटर के माध्यम से हम लोग समय समय पर हम लोग अवेयर भी करते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हम यूज़ करते हुए ये ट्रैफिक अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। भारत में हर साल 1,50,000 से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, यानी हर 4 मिनट में एक मौत। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 45 साल के युवाओं की सबसे बड़ी मौत का कारण सड़क हादसे हैं। इसलिए यह तकनीक सिर्फ ट्रैफिक नियम लागू करने के लिए ही नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। तो
ये दूसरे राज्यों के लिए भी जो एग्जाम्पल है वो सेट कर सके, मिसाल बन सके, उदाहरण बन सके, इस लिहाज से भी किस तरह से ये काम करेगा पायलट प्रोजेक्ट? हम लोग जो है डीजीपी महोदय के आदेश के अनुसार एक यातायात व्यवस्था में काफ़ी सुधार ला रहे हैं और डीजीपी महोदय ने काफ़ी दिशा निर्देश दिया था, उसके अनुसार हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। उसमें आपको जल्दी ही अच्छा सफलता लाएंगे, दिखाएंगे और सड़क हादसों में काफ़ी कमी आएगी। अभी तक जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं यातायात निदेशालय की तरफ से, जिससे जिन गाड़ियों का जो है कंटिन्यूसली रिपीटेडली जो ट्रैफिक वायलेशंस कर रहे हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई किया, उनका रिकॉर्ड हम लोग तैयार किया और जिन गाड़ियों का जो है 5 या 5 से अधिक चालान लंबित है उन सब गाड़ियों का डीएल और आरसी का निरस्तीकरण के कार्रवाई के लिए हमारा ट्रैफिक के तरफ से भेजा जा रहा है। तो देखिए 6 सप्ताह का यहाँ पर समय दिया गया है और यहाँ पर जो परीक्षण है, जो जांच है वो की जाएगी और जो सड़क हादसे हो रहे हैं उन पर जो लगाम है वो लगाई जाएगी। के सत्यनारायण सर हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जो जानकारी है वो साझा कर रहे थे और अब यहाँ से जो इसके सकारात्मक प्रभाव है उसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि उस पर रोकथाम लगेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। सड़कें सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होती बल्कि जीवन की रेखा भी होती हैं और जब इस रेखा पर एआई की चौकसी बढ़ेगी तो जान की हिफाजत भी बढ़ सकती है। यूपी में इस पायलट प्रोजेक्ट का ये प्रयोग सिर्फ एक तकनीकी बदलाव ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट इंडिया की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है जो तकनीकी से सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। न्यूज़ 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DD यूपी के साथ। नमस्कार।